वन वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो कि है डार्विनिज्म। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिससे आपको स्टार्टिंग से चीज़ें समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखी, पर हमने ये नहीं देखा कि इवोल्यूशन जिसकी हम थियरी पढ़ रहे हैं या एक तरह से हम जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है क्या। तो इवोल्यूशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर टाइम। ठीक है, जो समय के साथ बदलाव आता है उसको क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन कैसा बदलाव? अब जैसे आपने पेड़ लगाया, मतलब पौधा लगाया, और 2 दिन बाद उसको देखा कि वो मुरझा गया, तो क्या ये इवोल्यूशन है? नहीं, इसको इवोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक चेंज ऐसा होना चाहिए जो कि हेरिटेबल हो। वो चेंज कैसा होना चाहिए? हेरिटेबल हो, और जो किसको अफेक्ट करे? जीन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करे। ठीक है, मतलब जेनेटिक लेवल पे हो वो चेंज। और वो भी एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि वो इवोल्यूशन जो है एक स्लो प्रोसेस है, तो ये बहुत फास्ट इवोल्यूशन नहीं अगर कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि ओवर टाइम जो है जब स्पीशीज़ में चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर टाइम। और ये भी माना गया कि जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हुए? किसी पुराने ऑर्गेनिज्म से ही पाए गए थे, डिसेंड किए थे। मतलब पहले कोई पुराना ऑर्गेनिज्म था और वो इवॉल्व करके आज के टाइम में एक नया ऑर्गेनिज्म बना, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। चार्ल्स डार्विन, जिनको हम फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी ये थ्योरी हमें पढ़नी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इवोल्यूशन का ब्रीफ दे दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दी है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। ठीक है, और इनके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो कहाँ पर थे? गैलापागोस आइलैंड पे। ये एक आइलैंड था जहाँ पर इन्होंने विजिट की थी, और वहाँ पर फिंचेस एक तरह की चिड़िया थी, तो वहाँ पर अलग अलग तरह से उनके जो बीक थे वो मॉडिफाइड थे। यही चीज़ डार्विन ने जो है ऑब्जर्व की थी। ये देखिए, ये गालापागोस आइलैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कहाँ पर लाई करता है? साउथ अमेरिका से और 800 किलोमीटर आगे। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में लाई करता है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने देखिए यहाँ पर ये भी बात देखी कि यहाँ पर जो ठंडी जगहें थी वहाँ पर बहुत जो लाइट था, कलर था उनके स्किन का, जो लोग रहते थे उनके स्किन का कलर लाइट था, और वैसे ही जैसे जैसे बीच में आ रहे थे वैसे क्या हो रहा था? डार्केस्ट होता जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर रेंज देखिए स्किन कलर की। ठीक है, फिर डार्विन की फिंचेस, ये थी उनकी फिंचेस। देखिए यहाँ पर उसी एरिया में इस तरह की सेम स्पीसीज में अलग अलग तरह का एडाप्टेशन हुआ था। ठीक है, अडाप्टेशन क्या हुआ था? जिससे वो अलग अलग फूड खा सकें और उनमें जो है लड़ाई ना हो, उनमें झगड़ा ना हो, और वो सब एक साथ सरवाइव कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए फ्रूट ईटर थे, उनके पैरट लाइक बीक थे। देखिए ये वाले चिड़िया का आप बीक देखिए, बिल्कुल आपको पैरट के जैसे दिखेगा। ठीक है, फिर उसमें से कुछ थे इंसेक्ट ईटर थे। इंसेक्ट ईटर में भी 2 तरह के थे, ग्रेस्पिंग बीक्स थे और प्रोबिंग बीक्स थे। तो यहाँ पर देखिए ये सारी ट्री की फिंचेस थी, मतलब ट्री पे रहने वाली बर्ड थी। फिर ये सारी वार्बलर फिंचेस थी, मतलब ये ट्री पर, ग्राउंड पर, दोनों जगह रहती थी। और ये ग्राउंड फिंचेस थी जो सिर्फ ग्राउंड पे रहती थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्राउंड पे रहने वाली बीचेस फिंचेस थी उनका क्रशिंग टाइप ऑफ बीक था, क्योंकि वो सीड को खाती थी। ठीक है, क्योंकि वो ग्राउंड पे रहती थी, तो जब ग्राउंड पे हैं तो वो ट्री के फ्रूट्स तो खा नहीं सकती, तो वो क्या खाती थी? सीड खाती थी। जो ट्री पर रहते थे उनका बीक दूसरी तरह से मॉडिफाई था, क्योंकि उन्हें सॉफ्ट चीज़ खानी थी, जैसे फ्रूट खाना था या फिर उनको इंसेक्ट खाना था। ठीक है, और इसमें से एक ऐसा भी फिंच था, एक ऐसी भी फिंच थी जो कि कैक्टस को खाती थी, तो उसकी उसकी बीक देखिए किस तरह से अडैप्टेड है। तो सेम स्पीसीज में एक ही जगह पर जब उन्हें इस तरह के अलग अलग तरह के बीक्स में मॉडिफिकेशन दिखे तो उन्होंने उनका ध्यान गया कि जो है जैसी नीड होती है ऑर्गेनिज्म उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लेता है, अडाप्ट कर लेता है। ठीक है, ये क्या थी? ये ग्रुप ऑफ 15 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स थी जो कि एक ही फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनका नाम क्या था? टेनेजर फैमिली। ठीक है, और ये ट्रू फिंचेस से क्लोजली रिलेटेड नहीं थी। और ये सबसे पहले किसने इन्हें ध्यान दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया करिए। आपको नहीं पता कि उसमें आपको कब कोई बहुत यूनिक चीज़ दिख जाए। ठीक है,
तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, सेवरल फिंचेस स्पीशीज को उन्होंने कलेक्ट किया, ठीक है, जिसमें से सबसे मेन कौन सी थी, वार्बलर फिंच, शार्प बीक्ड फिंच, ग्राउंड फिंच, स्मॉल ट्री फिंच, लार्ज ट्री फिंच, कॉमन कैक्टस फिंच और लार्ज ग्राउंड फिंच, ठीक। उसके बाद में डार्विन ने जब ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, तो वो ये नोट नहीं कर पाए कि आइलैंड के किस हिस्से से कौन सी फिंच आई थी, ठीक है। उसके बाद वो लंदन चले गए। उसके बाद में एक्सपर्ट्स ने उन्हें क्या इन्फॉर्म किया कि बहुत सारे स्पेसिमेन जो वो लाए थे, ठीक है, वो पहले क्या माना जाता था, उनको डिफरेंट डिफरेंट बर्ड माना जाता था, समझे, क्योंकि वो अलग दिखते थे एक दूसरे से, इसलिए यहाँ के लोगों को ये नहीं पता था कि वो अलग अलग बर्ड नहीं है, बल्कि वो एक ही बर्ड के अलग अलग एडाप्टेशन है। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। तो यहाँ से डार्विन ने क्या टर्म लाया, वेरिएशन का टर्म लाया। इससे पहले वेरिएशन का टर्म यूज़ नहीं किया जाता था, तो इन्होंने वेरिएशन का टर्म लाया कि मतलब एक ही स्पीसीज में अलग अलग तरह का वेरिएशन अगर अकर करता है तो वो धीरे धीरे विथ टाइम क्या हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे डार्विन को क्या समझ में आया कि अगर फिंचेस और अदर बर्ड्स जो हैं वो अपने जो आइलैंड के कंडीशन से उनसे अडाप्ट हो गई थी, अलग अलग एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह का अडाप्टेशन ले लिया था। और इससे क्या पता चला कि जो स्पीशीज़ हैं वो फिक्स्ड नहीं होती हैं, वो चेंजिंग होती हैं, अनचेंजिंग नहीं होती हैं, बल्कि वो चेंजिंग होती हैं। तो डार्विन को इस चीज़ से पता चला कि जो स्पीशीज़ होती है वो क्या होती है, एक फिक्स चीज़ नहीं है। मतलब जैसे कि शेर है तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा जैसे वो अभी है, वो चेंज हो सकता है, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, ठीक है। और इससे क्या पता चला कि जो स्पीशीज़ थी वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होके आज आप उन्हें जैसा देख रहे हैं वैसे फॉर्म में पहुंची हैं। क्यों पहुंची हैं, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट जो था वो अलग अलग तरह का था, और उस एनवायरनमेंट से उन्होंने क्या किया, एडाप्टेशन किया। जैसे कहीं गर्मी थी तो जो थे उनके बाल कम हो गए, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो उनके जो हैं बाल बड़े बड़े हो गए एनिमल्स के। इस तरीके से अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग एडाप्टेशन हुआ, और विथ टाइम यही एडाप्टेशन क्या हो गए, इवोल्यूशन में चेंज हो गए, क्योंकि वो उनके जीन में जो है इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी को। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो नेचर होता है, ठीक है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अडाप्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उसको जिंदा रखते हैं या उसे सर्वाइव करने में मदद करते हैं, और ऐसे ही ट्रेट्स को एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेता है या नेचर सेलेक्ट कर लेता है। मतलब जिसके अंदर वो ट्रेट रहेगा वो जिंदा रहेगा, जिसके अंदर वो ट्रेट नहीं रहेगा वो जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को एनवायरनमेंट सेलेक्ट करता है। तो ये इसके बारे में हम और जानते हैं, organisms that are best adapted to an environment survive and reproduce more than other, survival of the fittest। ये सबसे ज़्यादा फेमस उनका लाइन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने नेचर के हिसाब से सबसे अच्छे से इवॉल्व हो जाएगा, सबसे अच्छे से अडाप्ट हो जाएगा, वही सर्वाइव करेगा, और बाकी उससे कम जो है डेवलप करेंगे, कम सर्वाइव करेंगे और कम रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जो नेचुरल सिलेक्शन की डार्विन की थ्योरी थी वो 4 स्टेप में अकर करती है। सबसे पहला है ओवर प्रोडक्शन, फिर वेरिएशन, फिर कंपटीशन और फिर सेलेक्शन। मतलब इनके हिसाब से नेचर में ये चारों चीज़ें अकर करती हैं और इसके द्वारा क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहला ओवर प्रोडक्शन। डार्विन ने बताया कि जो नेचर होता है वहाँ पर स्पीशीज़ जो होता है उसको जितना काम है उससे कई ज़्यादा स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, कई ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं। जितने सर्वाइव कर सकते हैं उनसे ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग जो है पैदा किए जाते हैं। ओवर प्रोडक्शन ये हो गया। फिर वेरिएशन में क्या आता है, अब हर इंडिविजुअल के पास उसका खुद का ट्रेट होगा, ठीक है। जैसे हमें पता है जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है कि हर इंडिविजुअल अलग होता है, किसी की कुछ कमजोरी होती है, किसी का कुछ ताकत होता है। अब जो इन्वायरमेंट में वो इंट्रोड्यूस हुआ उस एनवायरनमेंट से कितने अच्छे से अडाप्ट कर पाता है, इसके बेस पे जो है उसको देखा जाएगा। ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि जितना आपको काम है, जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं तो उसमें वैकेंसी 10 रहती है, लेकिन फॉर्म कितने लोग भरते हैं, 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। इसका मतलब क्या, अब इन 1 लाख में से उन 10 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा ना। इसी तरह से नेचर में भी होता है। मान लीजिए कोई स्पीशीज़ है जिसने 1 लाख ऑफ स्प्रिंग पैदा कर दिए, लेकिन
नेचर में सिर्फ 10 लोगों के रहने की जगह है, तो नेचर क्या करेगा, इस 1 लाख में से 10 उन लोगों को सेलेक्ट करेगा जो उस नेचर में सबसे ज़्यादा फिट बैठते हों, जिनके पास उस नेचर में सरवाइव करने के लिए सारे ट्रेड्स हों। ठीक है, अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? आप ये कहेंगे कि अगर जो है इसकी वेरिएशन की वजह से सिलेक्शन हो रहा है तो वेरिएशन होना क्यों चाहिए? इससे अच्छा पूरे 1 लाख जो स्पीशीज़ हैं, 1 लाख जो ऑफ स्प्रिंग है, सबको वही एबिलिटी मिले कि वो उस नेचर में सरवाइव कर सके। तो वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? जिससे कि ये हो कि उसमें से कुछ ही लोग सरवाइव करें, क्योंकि जगह जो है सबके लिए नहीं है। अगर हर कोई इक्वल होगा, हर कोई सेम होगा, तो अगर एनवायरमेंटल कोई चेंज आया, मान लीजिए अब देखिए सपोज करिए एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, एक कोई जगह है जहाँ पे सारे लोग रोटी खाते हैं, ठीक है, एवरीबडी ईट्स चपाती, सारे लोग चपाती खाते हैं। अब वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे 1 साल गेहूं ही नहीं हुआ, कोई बिल्कुल चपाती नहीं वहाँ पर हुई, बिल्कुल रोटी नहीं मिली, तो सारी की सारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, मर जाएगी, भूखों मर जाएगी। और वहीं एक पॉपुलेशन है जहाँ पे कुछ लोग रोटी खाते हैं और कुछ लोग चावल खाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर भी 1 साल पूरा जो है गेहूं नहीं हुआ, तो इसकी वजह से सिर्फ आधे लोग मरेंगे, चावल वाले लोग बच जाएंगे। तो इसीलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, जिससे कभी भी कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो तो पूरे की पूरी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, कुछ लोग उसमें से बचे रहें, कुछ लोगों का रिस्क कम रहे। जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा सर्वाइवल का चांस होगा, ठीक है। जैसे कि डायनासोर अब नहीं है तो हम लोगों ने उनको रिप्लेस कर लिया है, इसी तरह से कोई ना कोई किसी ना किसी को रिप्लेस कर लेता है। अब बात आती है जब हमारे पास ओवर प्रोडक्शन है और वेरिएशन है तो अब क्या होगा, अब होगा कंपटीशन। तो इंडिविजुअल compete करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। अब लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, फूड आता है, वाटर आता है, स्पेस आता है, ठीक है, और यहाँ पर आप रिप्रोडक्शन में जो है मेट को भी गिन सकते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट होगा। फिट मतलब ये नहीं कि बहुत पतला दुबला होना चाहिए तब उसको फिट कहेंगे, जैसे जहाँ का जैसा इन्वायरमेंट है उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए बहुत ही ठंड वाली जगह है तो वहाँ पर कोई ऐसा सरवाइव करेगा जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ हेयर रहे, जो कि ठंड से उसे बचा सके, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म बच जाएगा उस एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर यही ऑर्गेनिज्म किसी डेजर्ट में चला जाए तो वो मर जाएगा तुरंत, क्योंकि उस एनवायरनमेंट के लिए उसका एडाप्टेशन सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, जैसा एनवायरनमेंट रहेगा उस हिसाब से आपको एडाप्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है सिलेक्शन। अब कंपटीशन भी हो गया तो अब क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इंडिविजुअल विद द बेस्ट ट्रेट एडाप्टेशन विल सर्वाइव एंड पास ऑन ट्रेट टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब चुना जाएगा कि सबसे अच्छा ट्रेट किसके पास है, क्योंकि एनवायरनमेंट को क्या चाहिए, मजबूती चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। सबसे जो अच्छा होगा उसी को चूज़ किया जाएगा, जिससे वो आगे भी और अच्छे अच्छे ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सके, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन द फिनोटाइप विच इज़ द फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। ये फिजिकल अपीयरेंस या फिनोटाइप पे निर्भर करता है। उसके बाद में अब देखिए इनकी जो सेकंड थ्योरी थी, जैसे इनकी थ्योरी 2 पार्ट में थी। पहला तो हो गया नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, और दूसरा था क्या, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, मतलब कि आगे बढ़ते हैं मॉडिफाई होते हुए। मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से हम सब आए हैं और हम में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन होते होते हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या बताया इन्होंने, पासिंग ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज फ्रॉम चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने क्या बोला कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो पेरेंट से कैरेक्टर को पास करवाता है, मतलब ऑफ स्प्रिंग के अंदर उसके पेरेंट का कैरेक्टर पास होता है। ये बात किसी और ने भी कही थी, आपको अगर याद हो तो। मेंडल का जो है जेनेटिक्स का थ्योरी भी तो यही कहता है कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट से ट्रेट को ट्रांसफर करवाता है। पेरेंट पास ट्रेट्स ऑन टू देयर चिल्ड्रन इन अ प्रोसेस नोन एज हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी हम सबको पता है, और हेरिडिटी की यूनिट क्या है, जीन है, ठीक है। जीन्स क्या है, एक ब्लूप्रिंट है कि इंसान कैसा होगा, और आपके जीन जो है वो आपके पार्टनर के साथ कंबाइन होते हैं और एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, ठीक है।
ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत लंबे टाइम के बाद इवोल्यूशन होगा और इवोल्यूशन हमेशा बहुत स्लो होगा। अब कॉमन डिसेंट क्या है, मतलब हम सब एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, ये बात इसको देते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर रिलेटेड, दे आर रिलेट टू वन सिंगल एंसेस्टर, लेकिन इस चीज़ को अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है, मतलब हमें एकदम मिला नहीं है अभी तक वो एंसेस्टर जिससे हम सब बिलोंग करते हैं, लेकिन उसे एज अ लेके कॉमन एंसेस्टर चला जाता है, क्योंकि बीच बीच में हमें फैक्ट्स मिले हैं। अब फैक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, हमें जो क्या एविडेंसेस होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड से मिलते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड से मिलते हैं, ठीक है। अब हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे कि जो है एविडेंसेस क्या होते हैं इवोल्यूशन के, ये सारे उसमें पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी डार्विन की थ्योरी, उसकी हम जो है समरी देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या थी इनकी, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफ़र करता है, वेरिएशन को इनहेरिट करते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होते हैं और जो वो अलग कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम हर जनरेशन में पास करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अपने ऑफ स्प्रिंग जितने सर्वाइव कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, फिर वही ऑफ स्प्रिंग क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं रिसोर्सेज के लिए। उसके बाद में उन सारे ऑर्गेनिज्म में जो सबसे अच्छा सर्वाइव कर पाएगा वो कौन होगा, जिसके पास सबसे अच्छे ट्रेड्स होंगे, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा और उसी को रिप्रोड्यूस करने की जो है मौका दिया जाएगा, जिससे कि वो वैसे ही अपने जैसे अच्छे चिल्ड्रंस पैदा कर सके, ठीक है। स्पीशीज अलाइव टुडे आर डिसेंडेड विथ मोडिफिकेशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, मतलब हम आज जितने भी स्पीशीज देख रहे हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को मॉडिफाई किए, ठीक है। तो ये थी डार्विन की थियरी की समरी, और आगे हम और लेक्चर्स देखेंगे। अब देखेंगे कि इवोल्यूशन में एविडेंसेस क्या क्या हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नोट्स के लिए PDF जो है आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।